वो जैम लगा हुआ था रास्ते में, बारिश में लग ही जाता है। और मेरी गाड़ी भी जो है ना, ट्रक है, छोटी मोटी हो तो निकल जाए। स्कॉर्पियो इतनी बड़ी कि इससे निकलने की भी बहुत जगह चाहिए, तो मेडिकल कॉलेज पे जाना पड़ेगा। चल भाई। हाँ जी। कौन सा आवर? स्पेलिंग बोलिए। स्मोक आर। स्मोक टावर, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ शायद आपने मुझसे एक दिन और पूछा था, वो रह गया था, ठीक है। देखो, जनरली जो स्मोक का मतलब है एक भारी हवा, ठीक है। और भारी हवा हमेशा जो लेयर है अर्थ की उसमें सबसे नीचे की तरफ रहती है, क्योंकि भारी होगी तो नीचे की तरफ बैठ जाएगी, हल्की हवा ऊपर चली जाती है। इसीलिए आप देखना कभी जहां पर भी धुआं आपको, जहां धुआं की स्थिति मिलेगी, तो वहां धुएं की लेयर आपको नीचे ही मिलेगी, वो एक लेवल से ऊपर नहीं जा पाती, एक लेवल तक रह पाती है। इससे क्या होता है कि नीचे वाली जो एयर है, ऑक्सीजन है, उसमें धुएं की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है, वो धुआं ऊपर की तरफ नहीं जा पाता, वो नीचे ही एक लेवल तक सीमित रह जाता है। स्मोक टावर की क्या कॉन्सेप्ट है कि वो क्या करता है, धुएं को, जनरली धुआं समझिए उसे या कार्बन डाइऑक्साइड समझिए उसे, उसमें कई गैसों का एक्चुअली मिक्सचर होता है, उसको वो एब्जॉर्ब करता है। उसको एब्जॉर्ब करके और उसमें से कुछ हानिकारक तत्व, जैसे पार्टिकुलेट मैटर पीएम 2.5 सबसे ज्यादा खतरनाक होता है वो, या पीएम 0.5, उनको उसमें से अलग करता है, हानिकारक गैसों को उसमें से अलग कर देता है और बाकी गैसों को वो छोड़ देता है, जिसकी वजह से जो धुएं में दूसरी गैसेज हैं वो हल्की हो जाती हैं, ऊपर की तरफ निकल आती हैं, लोगों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। स्मोक टावर एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो कि लोअर लेवल पर एनवायरमेंट कंट्रोल, एनवायरमेंट को साफ करने के काम आती है, पर्यावरण को साफ करने के काम आती है, समझिए कि हवा को साफ करने के काम आती है, हानिकारक तत्व जो मिले हुए हैं हवा में उनको वो दूर कर देती है, ठीक है। ये है स्मोक टावर। दिल्ली सरकार ने ये प्रयोग किया है। अभी इसमें एक और चीज चल रही है, ये तो ये है कि उससे कुछ चीजों को वो अलग करके बाकियों को छोड़ देगा। एक आइसलैंड में कॉन्सेप्ट आई है, वो क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर रहे हैं वो। उन्होंने 4-5 अभी ऐसी उनको कहते हैं CO2 कंसोलिडेटेड हाउसेज, तो 4-5 घर बनाए हैं। वो घर क्या, वो एक मशीन टाइप है लेकिन घर जैसे दिखते हैं। तो वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे CO2, और CO2 को एब्जॉर्ब करके उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। CO2 को सॉलिड में कन्वर्ट करके वो छोड़ देंगे, पत्थर के रूप में कन्वर्ट कर देंगे उसे। तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि वातावरण से CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी, CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ये पहली तकनीक है जो आइसलैंड में यूज की जा रही है सक्सेसफुली। हेलो। हेलो जी सर। जी जी। अच्छा, किसको चलाने की तैयारी हो रही है? अच्छा, क्रैश कोर्स। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक 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 ठीक। एक तो आप ना, एक लिंक आया होगा कोई आपके पास, आज सुबह डाला है सर ने, डाला है। एक तो उसको आप फिल कर देना, क्रैश कोर्स के लिए है, जो लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए शायद स्पेशल कोई क्रैश कोर्स शुरू करेंगे, ठीक है। एक दूसरा ये है कि अपनी अटेंडेंस डेली फिल करा करो, अटेंडेंस में कुछ दिक्कत हो जाती है शायद कुछ बच्चों की, ठीक है। चलिए, देखो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, अच्छा मुझे ये बताओ, ये कर लिया, अच्छा उसके टाइप कर लिए थे,
है ना, इंपोर्ट, हाँ उसके टाइप कर लिए थे। लास्ट पॉइंट क्या था, मतलब लास्ट से पहले वाला थोड़ा सा कनेक्शन बन जाएगा मेरा, कोई भी बता दो। हम्म, ठीक है, डिसइंफ्लेशन, रिफ्लेशन हो गया था, रिफ अच्छा, ठीक है। अब इसमें ना आप नेक्स्ट देखो, ये देखते हैं कि सरकार उपाय क्या करती है इन्हें नियंत्रित करने के। ये बता दिया क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं, सरकार मेजर कौन कौन से लेती है। ये यहां से जनरली सवाल पूछ लेते हैं वो कि अगर महंगाई की स्थिति है तो कौन से कदम सरकार को उठाने चाहिए, या इनमें से कौन से कदम महंगाई को नियंत्रित करेंगे, या इनमें से कौन से कदम मंदी को दूर करने की का कार्य करेंगे। तो अगले पॉइंट से लिखना आप। अच्छा, एक चीज इसमें शायद रह गई है, किसी का अच्छी सी राइटिंग है, मुझे जरा दिखाई दो, क्योंकि कई सारी चीज रह गई हैं, मुझे दिखाना क्या करें। चलिए ठीक, एक इसमें एक और पांचवी चीज लिख लेना आप, स्टैगफ्लेशन को। उस दिन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, एक और पांचवी चीज होती है, इसे लिखना स्टैगफ्लेशन। और हिंदी में इसे कहते हैं गतिहीन महंगाई। गतिहीन महंगाई, अंग्रेजी में स्टैग, STAG, स्टैगफ्लेशन, FLATION, ठीक है, स्टैगफ्लेशन या गतिहीन महंगाई। देखो इसमें दो विरोधाभासी शब्द हैं, एक तो गतिहीन यानी मंदी, गतिहीनता का मतलब यही है ना, और दूसरा शब्द है महंगाई, महंगाई मतलब तेजी। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था की, किसी अर्थव्यवस्था की जिसमें महंगाई के साथ साथ मंदी भी एग्जिस्ट करती हो उसी समय, उसे स्टैगफ्लेशन कहेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी है नहीं, देखो किसी अर्थव्यवस्था में या तो महंगाई होगी, है ना, या मंदी होगी। ऐसा बड़ा अजीब स्थिति होती है कि या तो महंगाई और मंदी दोनों शामिल हैं। इनको इस स्थिति से को नियंत्रित करना भी बड़ा मुश्किल है, कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सरकार के पास जो टूल्स हैं या RBI के पास जो टूल्स हैं वो या तो महंगाई को नियंत्रित करने के हैं या मंदी को नियंत्रित करने के हैं। अब क्या किया जाए ऐसे में जब दोनों ही एक साथ हो। उसके लिए सरकार को कुछ स्पेसिफिक मेजर्स लेने पड़ते हैं स्टैगफ्लेशन की स्थिति को से निपटने के लिए। हाल फिलहाल में जो भारत में स्थिति थी पेंडेमिक के समय में, वो स्टैगफ्लेशन की ही थी। स्टैगफ्लेशन तब आ सकता है किसी अर्थव्यवस्था में जब एक क्षेत्र में तो अर्थव्यवस्था में मंदी दिख रही हो और एक दूसरे क्षेत्र में बहुत तेजी दिख रही हो। अगर ऐसी स्थिति है तो कहेंगे स्टैगफ्लेशन की स्थिति है। ये हो ही सकता है, क्या नहीं हो सकता ऐसा? क्या संभव नहीं है ऐसा कि अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र में तो महंगाई हो और एक क्षेत्र में मंदी हो? क्या ऐसा हो नहीं सकता कि कृषि के क्षेत्र में या तो मंदी हो या महंगाई हो, या औद्योगिक क्षेत्र में मंदी हो या महंगाई हो? ऐसा मान लेते हैं, कृषि में महंगाई, औद्योगिक क्षेत्र में मंदी, हो सकता है नहीं हो सकता? जैसे पेंडेमिक में एग्रीकल्चर के ऊपर तो कोई बैन नहीं था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर तो कोई बैन नहीं था, आ जा सकते थे, लेके जा सकते थे, लेकिन उद्योगों के पहिए बंद थे, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में तो आपको महंगाई देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां जनरली प्रोडक्शन हो ही रही है, ऊपर से पेंडेमिक की स्थिति, और औद्योगिक क्षेत्र में हमें मंदी देखने को मिली, यह स्थिति बनी।
ऐसी स्थिति को ही हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसे नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप नोट करके लिख लीजिए, या जैसे भी आगे लिखिए बल्कि स्टैगफ्लेशन में, यह वह अवस्था होती है यह वह अवस्था होती है जब किसी अर्थव्यवस्था में एक साथ महंगाई अथवा मंदी, महंगाई एवं मंदी दोनों पाए जाएं, महंगाई एवं मंदी दोनों पाए जाएं। दिस इज द सिचुएशन when there would be inflation, and deflation both exist, DEFLATION, inflation and deflation both exist at a time, ठीक है। अब मुश्किल क्यों है ये? क्योंकि इसे नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल है। तो लिख लीजिए, यह अवस्था अर्थव्यवस्था की संकटकारी अवस्था कहलाती है। यह अर्थव्यवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक संकटकारी अवस्था कहलाती है। This situation would be very harmful for an economy, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, देखो कई सारे लक्षण इसमें मिलेंगे, महंगाई भी मिलेगी, बेरोजगारी भी देखने को मिलेगी साथ में। अदरवाइज तो अगर महंगाई बढ़ती है तो हम लोगों को यह पता है कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी की दर में कमी आएगी, हाँ या ना? बताओ। देखो ऐसे समझो, महंगाई मान लीजिए बढ़ रही है, इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है ना? डिमांड बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। अगर मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, तो लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा। ज्यादा लोग काम करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। तो सामान्य स्थिति यह है कि जब महंगाई एक निश्चित दर से बढ़ती है तो उस समय रोजगार की अवस्था में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन यहां क्या है सिचुएशन? यहां दोनों है। यहां इसका मतलब यह होगा महंगाई भी मिलेगी, लेकिन चूंकि स्टैगफ्लेशन है, मंदी भी अर्थव्यवस्था में है, तो बेरोजगारी दर भी यहां पर बढ़ती हुई दिखेगी, महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी दर। इसको ऐसा समझो, उदाहरण से पैंडेमिक में एक तरफ तो महंगाई बढ़ गई थी, ऊपर से लोगों के रोजगार चले गए थे, नहीं चले गए थे। जब अर्थव्यवस्था का पहिया बंद हो गया तो बेरोजगारी भी बढ़ गई। तो महंगाई थी एक तरफ, दूसरी तरफ बेरोजगारी की अवस्था थी, ठीक है। तो आप इसमें लिख लीजिए, इस अवस्था में महंगाई के साथ बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। In this situation, the unemployment also seen with inflation, इसी कारण इसे गतिहीन मंदी कहते हैं। And so it is known as stagflation, ठीक है। दो चीजें हो गई, एक तो इन्फ्लेशन हो गया, कि स्टैगफ्लेशन हो गया, ठीक है।
इस समय स्टैगफ्लेशन की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन रिड्यूसिंग स्टेट में है स्टैगफ्लेशन। अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में महंगाई और मंदी में साम्यता आ रही है। हो सकता है अगले साल तक अगर पेंडेमिक की स्थिति ना रहे तो नॉर्मल हो जाए इकोनॉमी, 6 to 7% की ग्रोथ रेट उसमें दिखने लगे, ऐसी संभावना है। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा चीजें खराब नहीं होती तब। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, पहला हमने देखा था महंगाई, अब देखते हैं मंदी। मंदी की स्थिति क्या होती है, तो अगला हेडिंग डालना इसमें डिफ्लेशन या मंदी, अवमंदी भी कहते हैं इसे, डिफ्लेशन या मुद्रा संकुचन। ठीक है, देखो महंगाई में तो सामान्य तौर पर वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे, मंदी में वस्तुओं के दाम घट जाते हैं। ठीक है, दो तरीके से हो सकती है ये भी, या तो मांग में कमी हो जाए, है ना, लोग ही ना पहुंचे खरीदने के लिए, या लोगों के पास पैसा ना हो, या दूसरी स्थिति ये बनेगी किसी चीज का ओवर प्रोडक्शन हो जाए। ओवर प्रोडक्शन का मतलब है सप्लाई ओवर सप्लाई हो गई चीजों की। टमाटर पहले 5 किलो आ रहे थे, मंडी में खूब पैदा होते हैं, 10 किलो आ रहा है, 20 किलो आ रहा है, खरीदने वाले अभी भी उतने ही है। कोई कितना खरीदेगा, 2 किलो, एक की बजाय 3 किलो खरीद लेगा। अब ये नहीं है कि पूरी मंडी घर में लेके जाएगा। ऐसी स्थिति में मंदी की स्थिति आ जाएगी, नहीं, टमाटर सस्ता हो जाएगा। हाँ या ना? चलिए, अच्छा, ये इसके खास बात इसमें ये रहती है कि नेचुरल रहती है, ये किसी वजह से नहीं आती, ये जनरली एक ट्रेंड के साथ आती है। अर्थव्यवस्थाओं का जैसा ट्रेंड है, महंगाई फिर मंदी फिर महंगाई फिर मंदी, ये उस ट्रेंड के साथ आती है, तो ये प्राकृतिक है। तो लिख लीजिए किसी अर्थव्यवस्था की वह स्थिति, किसी अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिसमें मांग में कमी, जिसमें मांग में कमी देखी जाती है, जिसमें मांग में कमी देखी जाती है, ऐसी स्थिति को अवस्फीति या मंदी, अवस्फीति, अव्यय और स्फीति। अब का मतलब होता है नेगेटिव लेवल पर, अवस्फीति कहते हैं या मंदी कहते हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डिफ्लेशन। ठीक है, हाँ, अब बताओ कहां से बोलना है। अब ये बताओ स्टार्टिंग कहां से किया था मैंने? अच्छा, मैंने अंग्रेजी में छोड़ दिया, तो अन्याय हो गया तो अंग्रेजी वालों के साथ। अब हिंदी वाले बताओ क्या बोला था? अच्छा, ठीक है, हाँ, अब इंग्लिश वाले फिर से लिखना, दैट सिचुएशन इन एन इकोनॉमी in which the demand gradually decreases, is called deflation। ठीक है, मैंने आपको आरबीआई में पढ़ाया था ना, मुद्रा और ये सब चीजें। आप हरियाणा का पीसीएस का पेपर उठा के देखना, एग्जीक्यूटिव का कल हुआ वो, उसमें 3 से 4 सवाल आपको मिल जाएंगे इसी में से, जो 2-3 दिन में ही हमने पढ़ा था। बाकी इकोनॉमी के तो आपको उसमें मैक्सिमम ही मिल जाएंगे, और ज्योग्राफी के भी सारे मिल जाएंगे जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी थी। आप एक बार उस पेपर को चेक करके लगा के देखना। हरियाणा पीसीएस का पेपर था, कल हुआ, ठीक पेपर था। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। हाँ, ज्यादा महंगाई नहीं, एक स्तर तक। देखो उसमें मैंने वर्ड यूज किया है एक स्तर तक, तो फिर मंदी आ जाएगी। देखो, हाँ, मान लो इसे ऐसे समझो,
इसीलिए ना तो बहुत मंदी अच्छी होती, ना ही बहुत महंगाई अच्छी होती। मान लो महंगाई बढ़ी, ठीक है, टमाटर 10 रुपए किलो था और टमाटर की कीमत बढ़ के 50 रुपए किलो हो गई, 5 गुना बढ़ गई, ठीक है, उत्पादक को लाभ होगा, क्लियर है, वो टमाटर और उगाएगा। लेकिन महंगाई लगातार सिचुएशन से ऊपर है। जब महंगा टमाटर होगा तो बाकी जो उसे कंज्यूम करने वाले लोग हैं, चलो टमाटर को छोड़ो, गेहूं पे लाते हैं, इससे थोड़ा समझने में आसान मिले आएगी। मान लो महंगाई बढ़ रही है, गेहूं के दाम पहले 10 रुपए किलो थे, 50 रुपए किलो हो गए। ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे सब लोग कंज्यूम करते हैं। मान लो एक रिक्शे वाले को अगर बाजार से 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो आटा मिलने लगा, पहले वो आटा उसे 7 रुपए 8 रुपए किलो मिल रहा था या 5 रुपए किलो मिल रहा था, तो क्या वो रिक्शे के पैसे नहीं बढ़ा देगा? बढ़ाने पड़ेंगे उसे, नहीं? ठीक है, हाँ या ना, बताइए। अच्छा, जब आटे के दाम बढ़ गए, ब्रेड के दाम बढ़ जाएंगे? नहीं, ब्रेड ओवरऑल सब चीज पे बढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कुछ मूलभूत चीजों के दाम बढ़ते हैं तो ओवरऑल सब चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं। जैसे पेट्रोलियम के दाम अगर एक लेवल से ऊपर बढ़ जाएं तो सारी चीजें धीरे धीरे महंगी हो जाएंगी। अब अगर महंगी हो रही है एक लेवल से ज्यादा, तो किसान को भी तो बाकी जो बाजार से वो चीजें खरीदता है, भाई एक टमाटर ही तो उगा रहा है या गेहूं उगा रहा है, बाकी तो सब चीजें बाजार से खरीदता है, बाकी की चीजें सब उसको महंगी मिलने लगेंगी? नहीं, हाँ या ना? बात बताओ, बाकी की सब चीजें महंगी मिलेंगी? नहीं। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि उसका जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गई, हाँ या ना? लागत बढ़ गई। जब लागत बढ़ गई तो किसान की बचत घट जाएगी। अब अगर बचत घटी, देखो सीधी सी बात है, इसका मतलब जब महंगाई आएगी एक लेवल से ज्यादा होगी, किसी भी अर्थव्यवस्था में सेविंग रेट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जब सेविंग रेट कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, निवेश कम हो जाएगा, निवेश कम होगा, उत्पादन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो फिर क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ जाएगी। फिर से प्रोडक्शन अगर कम होगा तो अपने आप ही बेरोजगारी की दर बढ़ जाएगी, आय में कमी हो जाएगी, आय में कम होगी तो मांग में कमी हो जाएगी, और एक साइकिल में अर्थव्यवस्था फंसती चली जाएगी। इसलिए महंगाई एक लेवल से नीचे, एक लेवल से ऊपर खराब होती है, ऐसे ही एक मंदी एक लेवल से नीचे खराब होती है, ठीक है। आ गई समझ में बात? क्लियर है सबको? चलिए, अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिखो आप, सामान्यतः अविस्फीति एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। सामान्यतः अविस्फीति प्राकृतिक की जगह चक्रीय लिखिए। सामान्यतः अविस्फीति एक चक्रीय प्रक्रिया होती है। जनरली डिफ्लेशन वुड बी a cyclic pattern, जो कि अर्थव्यवस्थाओं में एक चक्रीय क्रम में पाई जाती है, जो कि अर्थव्यवस्थाओं में एक चक्रीय क्रम में पाई जाती है, which has been found in economies in a particular pattern, in a particular cyclic pattern, ठीक है। अब ये दो चीजें ऐसी हो गई जो प्राकृतिक रूप से चक्रीय क्रम में मिलेंगी, एक महंगाई, दूसरी मंदी, ठीक है। अब दो चीजें हैं जो इन्हें नियंत्रित करने के लिए सरकार करती है, कृत्रिम रूप से करती है, आर्टिफिशियली। जब महंगाई को आर्टिफिशियली कंट्रोल करे तब उसको कहेंगे डिसइंफ्लेशन, डिस वर्ड लगाएंगे। जब मंदी को आर्टिफिशियली कंट्रोल करे तब उसे कहेंगे रीफ्लेशन, यानी मंदी को इन्फ्लेट करना, रीफ्लेट करना, रीफ्लेशन यानी उसे दूर करने की प्रक्रिया कृत्रिम रूप से। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर डीपली करेंगे इसे। मान लीजिए मंदी की स्थिति है। मंदी की स्थिति का हमने अभी ये देखा, ये तब आएगी जब अर्थव्यवस्था में मांग में कमी हो जाए, डिमांड में कमी हो जाए। डिमांड का मतलब ये है कि मनी सप्लाई कम हो गई,
हाँ या ना? क्लियर है ना ये बात? पहली तो बात यही होती है कि मनी सप्लाई कम हो गई, या एक दूसरा कारण यह है कि उत्पादन में कमी हो गई। हाँ या ना? दो बातें हो सकती हैं महंगाई के लिए। क्या बता रहा था मैं? महंगाई, मंदी? मंदी। चलो मंदी को देखो, मंदी में क्या होगा? मांग में कमी हो गई, एक तो मांग में कमी की वजह से, एक उत्पादन में बढ़ने की वजह से, दो कारण से हो जाएगी। चलिए, मांग में कमी को दूर करना हो तो क्या करें? अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा दी जाए तो मांग बढ़ जाएगी, बताओ। इसके अलावा उत्पादन एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ा दिया जाए तो फिर भी मंदी दूर हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा उत्पादन है, अगर उसको हम लोग निर्यात करना शुरू कर दें तो मंदी दूर हो जाएगी। दोनों स्तरों पर इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों जो मेजर हैं ये रिफ्लेशन में आ जाएंगे। एक तरफ सरकार दो तरीके के नियम या दो तरीके की इसमें नीति बना सकती है इसे दूर करने के लिए। एक तो मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए और दूसरा एक्सपोर्ट बढ़ा दिया जाए। क्लियर है? ऐसे ही मंदी, ऐसे ही महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, महंगाई नियंत्रित कैसे करें? एक तरफ तो वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर ले, यानी पैसे को बाजार से एब्जॉर्ब कर ले, और दूसरा क्या करे? इंपोर्ट कर ले। क्योंकि उत्पादन एकदम से तो बढ़ेगा नहीं, तो आपको किसी चीज का, मान लो टमाटर की अगर मंडी में कमी है तो आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा अगर मांग को बराबर करना है तो। इस तरीके से ये दोनों चीजें संतुलित हो सकती हैं, लेकिन इनके अलावा और भी कई सारे काम हैं, उनको डीपली देखते हैं। अगले पॉइंट से लिखना आप, पहला लिखना, पहले इन्फ्लेशन थी ना, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के डिसइन्फ्लेशन पहले लिखते हैं। इसमें पहला आप लिखना, जब सरकार जब सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाती है, कुछ कदम उठाती है तथा एक प्रक्रिया सुनिश्चित करती है, तथा एक प्रक्रिया सुनिश्चित करती है, तब इसे तब इसे मुद्रा अपस्फीति मुद्रा अपस्फीति या डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। when government took when government took a particular measures when government took particular measures to control inflation then this particular process is known as disinflation। ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट से आप इसमें लिखना, अब दूसरा था मंदी, रिफ्लेशन देख लेते हैं। रिफ्लेशन लिखना, रिफ्लेशन या इसे हिंदी में कहते हैं मुद्रा संस्फीति, मुद्रा संस्फीति या रिफ्लेशन। मंदी की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए संयुक्त कदम या सरकार द्वारा ली गई प्रक्रिया मुद्रा संस्फीति कहलाती है। मुद्रा संस्फीति कहलाती है। द मेजर्स टुक बाय
the measures took by government to control disinflation, या डिफ्लेशन होगा, शायद डिफ्लेशन होगा, टू कंट्रोल डिफ्लेशन इज कॉल्ड रिफ्लेशन। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना आप, नेक्स्ट पैराग्राफ से। मंदी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम, मंदी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम, द steps has been taken by government, the steps has been taken by government to control deflation। ठीक है, अब आप मुझे सोच के बताना क्या होगा। देखो, मंदी को दूर करना है तो मैंने बताया दो स्तर पे ही चीजें हो सकती हैं। एक तो ये किया जाए कि मांग बढ़ा दी जाए। मांग बढ़ाने का मतलब क्या है? मुद्रा प्रसार बढ़ना चाहिए, मनी एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए, और डिमांड इंक्रीज होने के लिए जरूरी है मनी एक्सपेंशन होना चाहिए। मनी एक्सपेंशन का मतलब है लोगों के हाथों में पैसा होना चाहिए। ठीक है, लोगों के हाथों में पैसा कब होगा? या तो सरकार नए नोट छाप करके लोगों को दे दे, चाहे जिस तरीके से भी दे दे। कैसे कर सकती है? आरबीआई के माध्यम से कर सकती है। ठीक है, एक दूसरी चीज ये है कि अगर आरबीआई, चूंकि वो बैंकों का भी बैंक है, सरकार का भी बैंक है, अगर वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी? नहीं। मान लीजिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, उसके पास दो रेट है। रेपो रेट वो रेट है जिस पर क्या होता है, बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, है ना? हाँ या ना? और रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई लेता है बैंकों से। अगर रेपो रेट को कम कर दिया जाए तो बैंक आरबीआई से ज्यादा लोन लेंगे? नहीं। बताओ, क्योंकि सस्ती दरों पर मिल रहा है। क्लियर है? जब बैंक आरबीआई से ज्यादा लेंगे तो लोग भी ज्यादा लेंगे बैंकों से, या बैंक लोगों को ज्यादा देंगे? क्यों ज्यादा लेंगे लोग? क्योंकि लोगों को भी सस्ती दरों पर मिलेगा। जब बैंकों को आरबीआई से सस्ती दरों पर मिल रहा है तो लोगों को भी सस्ती दरों पर लेंगे। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी नहीं बाजार में, बैंकों से पैसा निकल के बाजार में आने लगेगा। जब रिवर्स रेपो रेट डाउन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सेविंग जो रेट हैं वो कम होने लगती हैं। जमा दरों पर जो इंटरेस्ट है वो कम मिलने लगता है, वो डाउन होने लगती हैं। लोग कम पैसा जमा करेंगे बैंक में क्योंकि उनको कम ब्याज मिल रहा है। ठीक है ना? जब लोग कम पैसा जमा करेंगे तब खर्च ज्यादा करने का सोचेंगे। देखो, पैसा खर्च होता कब है? जब जेब में होगा। जेब में ही नहीं होगा तो खर्च कहां से होगा? ठीक है, अब पैसा बैंकों से निकल के जेब में आ रहा है, पॉकेट में आ रहा है, खर्च ज्यादा होगा? नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। कुछ ऐसे काम, ये मैंने केवल एक एग्जांपल दिया और कई सारे लिखवाऊंगा मैं आपको, उनको समझते रहना। सब में मनी सप्लाई बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी बस ये समझना। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसमें पहला, हीनार्थ प्रबंधन। कई बार पूछा है एग्जाम में। हाँ, हीनार्थ प्रबंधन, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग, हीनार्थ कहते हैं इसे, हीनार्थ प्रबंधन, डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखो ये क्या होता है, बड़ी सीधी सी बात है। जब सरकार अपने बजट घाटे की पूर्ति नोट छाप कर करे तब इस सिचुएशन को हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं।
ठीक है, सरकार घाटे का बजट बनाती है हमेशा, लेकिन उस घाटे की पूर्ति अलग अलग तरीके से करती है। जब वो उस डेफिसिट की पूर्ति आरबीआई से नए नोट छपवा कर करे, क्योंकि आरबीआई आगे पढ़ेंगे सरकार का भी बैंकर है, सरकार को भी उधार देने का काम करता है। सरकार ये कहती है आप मुझे उधार दीजिए लेकिन नए नोट छाप के दो, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी नहीं तुरंत तेजी से। आरबीआई ने नोट छाप के सरकार को दिए, सरकार ने सड़क बना दी, पुल बना दिया, रेलवे बना दी, मजदूरी चली गई, कुछ सामान खरीद लिया, बाजार में पैसा आ गया, तुरंत से मांग इंक्रीज हो जाएगी नहीं, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, आप इसमें हीनाट प्रबंधन को लिख लीजिए, कई बार आया है, डैश करके लिख लीजिए इसके बाद, इसके आगे। वह अवस्था जिसमें आरबीआई सरकार के बजट घाटे को नई मुद्रा जारी करके पूरा करता है, यह अवस्था हीनार्थ प्रबंधन की अवस्था कहलाती है, या यह स्थिति हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। जो लिखे, when RBI fulfill the deficit of government by issuing new currency notes, is called the deficit financing. देखो ये लास्ट रिजॉर्ट है, महंगाई मंदी को नियंत्रित करने का ये अंतिम उपाय होता है सरकार के पास। अगर किसी भी और काम से महंगाई नियंत्रित नहीं हो रही, नोट छापो, लोगों को दो। ये लोगों को देने का मतलब है सरकार को दो, सरकार लोगों को दे देगी। 2,000 दिए थे नहीं, याद है? आप ध्यान दो इस चीज के पीछे। जब पेंडेमिक की स्थिति थी और लॉकडाउन लग गया था, तो सरकार ने क्या किया? देखो, लॉकडाउन लग गया, पहिए बंद हो गए, सरकार ने 500-500 रुपए तो सभी जनधन खातों में भेजे थे, हाँ या ना? और 2-2 हजार रुपए किसानों के खातों में भेजे थे। डायरेक्ट मनी लोगों को दे रही है सरकार? नहीं। क्यों? फ्री में। कोई उत्पादन हुआ उससे? किसानों ने कोई उत्पादन करके सरकार को दिया जिसके बदले दे रही है ना? इसका मतलब क्या हुआ? नेट मनी सप्लाई बढ़ रही है नई इकोनॉमी में, हाँ या ना? समझ में आई किसी को? सबको आ गई? नेट मनी सप्लाई बढ़ रही है। अगर नेट मनी सप्लाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी नहीं, हाँ या ना? एक तरफ तो महंगाई बढ़ गई, क्यों? नेट मनी सप्लाई बढ़ गई, ऊपर से उद्योगों के पहिए बंद हैं। तो जब उद्योगों के पहिए बंद हैं तो एक तरफ तो मंदी आनी है, और जब सरकार कुछ लोगों को क्या, एक बहुत बड़ी जनसंख्या को फाइनेंस कर रही है, पैसा दे रही है, तो वो क्या करेंगे? सामान खरीदेंगे खाने का, हाँ या ना? सामान खरीदेंगे खाने का तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। एक तरफ महंगाई, एक तरफ मंदी, क्या होगा? स्टैगफ्लेशन। फंस रही थी नहीं सरकार? अब ये ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन फंस रही थी। ये साउंड माइंड के काम नहीं। स्टैगफ्लेशन की स्थिति बनी। अच्छा, अब समझो इसका मतलब क्या होगा। अब आप इसको देखना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बहुत तेजी देखने को मिली। जो चीज भी, अगर मांग बहुत बढ़ जाए, दिमाग लगाना, सब चीज समझ में आ जाएंगी। मांग बहुत बढ़ रही हो, महंगाई बढ़ रही हो, और महंगाई भी किस में बढ़ रही होगी? फूड आर्टिकल्स में बढ़ रही होगी।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अगर उसके पास पैसा आता है तो खाने की जरूरतों को पूरा करता है, अपनी बेसिक नीड होती है वो इसकी, खाने पे खर्च करेगा। और मान लो एक वो सेक्टर है इंडिया में, एग्रीकल्चर बास्केट मतलब फूड बास्केट का एक वो सेक्टर है जो हमारे यहां तो पैदा नहीं होता, हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हमारे यहां पैदा नहीं होता लेकिन हम लोग इंपोर्ट के ऊपर निर्भर रहते हैं। उसकी सबसे ज्यादा मांग बढ़ जाएगी नहीं? एक तो हमारे यहां पैदा नहीं हो रहा, पूरी तरीके से इंपोर्ट पर निर्भर है, और उसकी मांग बढ़ रही होगी लगातार। क्लियर है? दाम बढ़ जाएंगे उसके? नहीं। खाद्य तेल, कुकिंग ऑयल, क्या स्थिति है इस समय? डबल ट्रिपल दाम बढ़ गए थे नहीं पिछले दिनों, पिछले दो तीन महीने में, 4 महीनों में? हाँ या ना? अब बास्केट में देखना, एग्रीकल्चर बास्केट में हम लोग अपनी जरूरतों का लगभग आधा इंपोर्ट करते हैं कुकिंग ऑयल का, इसीलिए दाम बढ़े उसके, क्योंकि हमारे यहां तो पैदा होता नहीं, ऊपर से मांग उसकी रही थी बढ़ लगातार। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा था, एक एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के पास पैसा आ गया जो कि सामान्यतः खाने में ही खर्च करना पसंद करती है, या उसकी जरूरत है खाना ही बेसिक, तो वो खर्च ही वहां करेगी, तो मांग बढ़ जाएगी, नहीं उत्पादन हो नहीं रहा है। तो प्रधानमंत्री जी पाम ऑयल के लिए एक नेशनल प्रोग्राम शुरू करेंगे नहीं, नेपॉम के नाम से, कि पाम ऑयल को की खेती करिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, उड़ीसा आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में। करेंगे नहीं करेंगे? सरकार ने चलाया है अभी 1 महीना पहले ही, पाम ऑयल के लिए एक नेशनल प्रोग्राम है नेपॉम के नाम से, खाद्य तेलों की बढ़ती हुई कीमतों को रोकना, जिससे पाम ऑयल का, और कैसे रोके? तो पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ा के रोके। और एमएसपी में भी इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि जो चीजें खाद्य तेल से जुड़ी हुई, जैसे रेप सीड, मस्टर्ड, इनके दाम बढ़ाए गए हैं, अब वो और महंगी हो रही है, जिससे किसान और उसको उगाए तो उत्पादन बढ़े। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? खाद्य तेल के दाम क्यों बढ़े समझ में आ गया? महंगाई मंदी की स्थिति कब कब होगी समझ में आ गया? पेंडेमिक के समय में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति ये समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। हीनार्थ प्रबंधन एक बात हो गई। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अगला ही इसमें एक दूसरी चीज लिखना। हाँ, दूसरी चीज इसमें लिखना, उदार ऋण एवं साख नीति। उदार ऋण एवं साख नीति, लिबरल लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। देखो इसका मतलब है सीधे तौर पर ब्याज की दरों को घटा देना। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी माने कि जब, लिबरल माने उदार, उदार माने जब ऋण देने और लेने में जो दरें हैं वो कम हो जाएं, तब उसको हम उदार नीति कहेंगे, लिबरल पॉलिसी कहेंगे। यानी जब आरबीआई अपनी दरों को घटा देता है तब उसको कहते हैं उदार साख नीति, और जब बढ़ा देता है तब उसको कहते हैं कठोर साख नीति। ठीक है, तो उदार साख नीति, इसके लिए ब्रैकेट में लिख लीजिए, आपको और समझ में आ जाएगा। आगे, ब्याज की दरों को, ब्याज की दरों को केंद्रीय बैंक द्वारा घटा देना, ब्याज की दरों को केंद्रीय बैंक द्वारा घटा देना, रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट्स बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई थी ना ये बात? तो उदार साख नीति है ना। देखो मैं अभी पहले ही समझा रहा था, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इनको घटा दो। इनको घटने से क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? इसी को कहते हैं लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। चलिए, एक तीसरा और तरीका है, लिखो इसमें, युद्ध जनित व्यय। युद्ध जनित व्यय, वॉर टाइम एक्सपेंडिचर, वॉर टाइम एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो मंदी है, पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ दिया जाए, मंदी दूर हो जाएगी। हिटलर का तो नाम सुना ही होगा आपने,
हिटलर का ये माना जाता है कि हिटलर की जो जनक थी ना, वो महामंदी थी 1929 की, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। अगर दुनिया में वो मंदी ना होती, महामंदी ना होती, तो ना तो हिटलर पैदा होता और ना ही वर्ल्ड वॉर होती। देखो कैसे, मान लो अर्थव्यवस्था में मंदी है और कोई भी हमारे पास चारा नहीं है उस मंदी को दूर करने का। नोट छाप के भी दें तो कैसे दें, उसके लिए भी तो कुछ आधार होना चाहिए, वो भी नहीं। तो क्या करना चाहिए, युद्ध घोषित कर देना चाहिए पाकिस्तान के, ना चीन के खिलाफ कर दें इस बार तो। पाकिस्तान तो बहुत हो गया बेचारा, बहुत बार पीट पाट लिया उसे, तो अब चीन को देखते हैं, चीन के खिलाफ युद्ध घोषित कर देते हैं, ठीक है। सरकार उसके लिए पैसा खर्च करेगी, गोली बारूद बम बनाएगी, गोली बारूद बम के नए कारखाने लगेंगे, हाँ या ना? उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन किस चीज का बढ़ेगा, गोले बारूद का। लोगों के पास पैसा तो आ ही जाना है, क्योंकि जो लोग उन कारखानों में काम करेंगे वो लोग सरकार से तनख्वाह मिलेगी उन्हें, वो कारखाने उत्पादन करके सरकार को दे देंगे, सरकार उन कारखानों को पैसा दे देगी। कहां से देगी, नोट छाप कर। इसका मतलब यह हुआ कि नोट छाप कर एक उत्पादन हो गया ना, लेकिन किस चीज का हुआ, तोप का, बम का, गोली का, ठीक है। बम बनाया हमने, उत्पादन हो गया भारत में, जाके फोड़ दिया चीन में, उत्पादन शून्य, हाँ या ना? उस बम की बराबर की जो कीमत थी वो तो बाजार में आ गई। 100 रुपए का बम था, 100 रुपए का, वैसे तो बड़ा सस्ता है, 4-5 लाख का आता है, चलो 100 रुपए मान लें, 100 रुपए का बम था, उसकी जो 100 रुपए वैल्यू थी वो तो रह गई भारत में, डिस्ट्रक्शन हो गया चीन में, मनी सप्लाई भारत में बढ़ जाएगी नहीं ओवरऑल, हाँ या ना बताइए? बम बनाया भारत में, फोड़ दिया चाइना में, मनी सप्लाई बढ़ गई, उत्पादन कुछ हुआ नहीं, शून्य। महंगाई बढ़ जाएगी नहीं, हाँ या ना? हिटलर ने यही किया। जब लोग तड़प रहे थे जर्मनी के, काम नहीं था, मंदी आ गई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, उसको और कोई साधन नहीं मिला, उसने वॉर मीनिया को फैलाया वहां पर जर्मनी में, और लगातार युद्ध के की तैयारियां शुरू कर दी, दबा के टैंक बनाए, गोले बनाए, बंदूकें बनाई, और लोगों को काम दिया उसी इंडस्ट्री में। इसलिए वेपन इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ी जर्मनी में, और बाद में क्या किया, उस सारे उत्पादन को फ्रांस में इस्तेमाल कर दिया, फ्रांस में दबा के बम्बार्डमेंट की, पूरे फ्रांस को फ्लैटन कर दिया, ब्रिटेन में दबा के बम्बार्ड की, लंदन के ऊपर 21 दिन तक रॉकेट बरसते रहे थे अनइंटरप्टेड, एक भी जगह, एक भी घर नहीं था लंदन में जो ठीक ठाक खड़ा था, पूरा लंदन फ्लैट कर दिया था उन्होंने, हिटलर ने। बड़ा योगदान है भारतीय स्वतंत्रता में हिटलर का। वैसे तो एक खराब आदमी था, लेकिन लंदन को अगर वो इतना ना मारता, इंग्लैंड ब्रिटेन को इतना ना पीटता। आपने एक शायद मूवी आई थी डनक्रिक के नाम से, डनकिर्क के नाम से एक मूवी है, देखी है? वैसे मैंने देखी नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में पता है। एक जगह थी डनकिर्क फ्रांस में, वहां पर ब्रिटेन की फौजें घेर ली गई थी, ब्रिटिश फौजों को घेर लिया था जर्मनी ने, और फ्रांस में फ्रांस की मदद के लिए आई थी वो ब्रिटिश फौजें। ये बिल्कुल शुरुआत की बात है 1941 और 42 के आसपास की, जब जर्मनी पूरे अपने पीक पर था, दुनिया उसके आगे झुक रही थी। उसमें है, वो पिक्चर में बताया गया है उसमें कि किस तरीके से फिर ब्रिटिश फौज बच के और वापस ब्रिटेन पहुंची उस असॉल्ट से, जर्मन असॉल्ट से। वही है, बड़ी मैंने सुना है कि अच्छी मूवी है। तो ये अब बात समझ में आई ना, युद्ध जनित खर्चा। जब भी ऐसी स्थिति बन रही हो कि किसी भी वजह से अगर हमें नोट ना छाप पा रहे हो, तो युद्ध घोषित कर दीजिए। यह माना जाता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में या इराक में जब वॉर छेड़ी, वॉर शुरू की, उसका कारण अमेरिका में छाई मंदी थी। इराक में आपको तो यही लगता होगा कि ओसामा बिन लादेन ने वो अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन ने हमला कर दिया था, तो उन्होंने
मारा अमेरिकियों ने आके, जबकि शायद आपको अंदाजा ना हो, उसमें से एक भी अफगानी नहीं था। वो जो 20 आतंकवादी थे जिन्होंने उस पूरे घटना को अंजाम दिया, उसमें से एक भी अफगानी नहीं था, एक भी अफगानिस्तान का व्यक्ति नहीं था, सब सऊदी मूल के लोग थे, सऊदी अरेबियंस थे सब। तो हमला किस पे करना चाहिए था? करा किस पे? क्यों? यही तो डिप्लोमेसी है। और इस सवाल को आप पूछ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए फिर कभी चर्चा करेंगे जब ऑफ एयर होंगे इस चीज के ऊपर। तो युद्ध जनित पे क्लियर है? हाँ पूछो। मैं समझ नहीं पा रहा क्वेश्चन आपका। Actually, this situation happens when the geoeconomics and geopolitics has been failed. Now, the only way to improve the economic situation of a country is to uplift the money supply. And how can we uplift it? How can the the production only could be done when there is demand. So firstly we have to increase the demand, but how? There are two factors to increase it. First, print money and give it to peoples, but there is also limit to print the money. We can print the money in that particular level. RBI has how much dollar, RBI has how much gold in their reserve. They can only print money according to that position of forex reserves. When there is no forex reserves, or there are the very less amount of gold, so how can we print the money from that level, up from that level? So we cannot. There is only way. We have to produce those things by which we can directly give money to pupils, and those things are bombs. We can do, but the uh, the channelizing of meaning of pupil is also very important. People normally did not like to produce general things, but they when there is an ideology that we can win Pakistan or win China in one go, if we manufacture a lot of bombs and lot of arsenals, then the pupils would produce these things at a very large scale, because the nationalistic ideology, a nationalistic thought, would prevail on them to increase that type of production. So the production would be started. Government got bombs and all these things and diffused there. The production increase, and overall money supply increase. The demand generate and the economy uplifted. Economy has been uplifted from that state of depression, yeah, that state of disinflation which has been exist there. So it is the best way to do that. America has do it many times, various countries has do it many times. Yes, they are developed, and the problem is with developed countries that their deflation would be very heinous. The deflation in developed countries would be very in depth. So it is not easy to upgrade them or uplift them from that type of situation. So
the necessary, yeah, out of box measures has been needed to control that type of inflation through deflation. So the basic thing is, as we took the example of America, the war industry is very important in America. A large total production of around 40% total production of world war machinery came from America. So if the production increase in defense expenditure, then it directly came into the hands of people who work in that defense sector industry, and so the demand has been increases, and also with it the psychology of the pupil would also change. The nationalistic psychology would prevail on them, and they would do their production at a very large level without any if but or without any problem. So it is the best way. देखो सीधी सी बात है, अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो लोगों की मानसिकता को भी चेंज करना पड़ेगा। आपको जय जवान जय किसान याद है, 65 में ही दिया गया था 1965 में, और उसका असर ये हुआ कि लगातार एकदम से प्रोडक्शन बढ़ गई थी भारत में गेहूं की और खाद्यान्न फूड प्रोडक्ट्स की। ये जय जवान जय किसान क्या था? एक स्टिमुलेटिंग स्लोगन था? नहीं था। कब दिया गया? वर्ल्ड वॉर के समय में, 1960 वॉर के समय में। तो जनरली होता क्या है कि ऐसे नारे, ऐसी अवस्थाएं सरकारें करती हैं जब उनको लोगों की मानसिकता को उत्पादन के साथ जोड़ना होता है। किसान की मानसिकता को यह जोड़ दिया कि पाकिस्तान ने हमारे साथ या अमेरिका ने हमारे साथ इतना बुरा किया, पैदा करिए, आप कमाइए, खेतों में मेहनत करिए, उत्पादन को बढ़ाइए और हम लोग इनसे आगे निकल जाएंगे। तो एक जो इकोनॉमी को नेशनलिस्टिक व्यू के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है, हिटलर ने ऐसे ही वहां जोड़ दिया था, डिफेंस के साथ जोड़ दिया था उन्होंने कि बस फ्रांस को मारो, ब्रिटेन को मारो और सारी दुनिया हमारे हाथ में होगी, जर्मनों की होगी, आर्यंस की होगी, सारी दुनिया पर तो आर्यंस राज करने के लिए आए हैं। ये लोग कहां से आ गए? खैर, युद्ध जनित व्यय। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, मिनिमम नहीं, 170 करोड़ कैश, 115 करोड़ कैश, 30 करोड़ और बाकी का गोल्ड। ना जब ही, हाँ एग्जैक्टली, तभी नोट छाप सकते हैं। 1957 से ये सब मैं कराऊंगा आपको आगे। अगर किसी भी दिए गए समय में 200 करोड़ से कम आरबीआई के पास रिजर्व्स के रूप में है तो वो नोट नहीं छाप सकता, उसके पास नोट छापने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो अपनी जमानत खो चुका होता है एज ए सेंट्रल बैंक। हैं? क्यों नहीं कर सकते? अरे सब कर सकते। चलो नेक्स्ट पॉइंट से लिखना आप, फिर चर्चा करेंगे इसके ऊपर। हाँ। हम्म। हाँ ना, देखो जब लोगों के पास पैसा लोग लेंगे उधार, तो उधार लेने के बाद दो तरीके हैं। एक तो मैं चारवाक वाला दर्शन, चारवाक वाला दर्शन सुना है? अच्छा सुनो, मैं बताता हूं। एक इंडिया में एक फिलोसोफर हुए चारवाक, बहुत बड़े भौतिकवादी थे वो। भौतिकवादी का मतलब ये है कि, ना मैं बता दूंगा अपने आप चिंता मत करिए, मेरा काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। चारवाक ने एक फिलॉसफी दी, उन्होंने कहा यथा जीवम सुखम जीवेत, धृतम ग्रहणम नहीं, ऋणम ग्रहणम और धृतम पीवेत। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब तक जियो सुखी पूर्वक जियो, ऋण लो और घी पियो। ठीक है, धृत को कहते हैं घी, धृतम पीवेत,
अमेरिका में यही सिस्टम है। वहां लोग क्या कहते हैं, पहले ऋण लेते हैं, उसके बाद मजे करते हैं, ऐश करते हैं, और फिर बाद में उसको जब देने की बारी आती, क्रेडिट कार्ड की कल्चर, यही तो है क्रेडिट कार्ड की कल्चर। आप पहले उसे यूज कर लोगे, पैसा ले लोगे, बाद में उसे रीपे करने की बातें करोगे। तो दो तरीके हुए, एक तो मैंने ऋण लिया और उसे कंजम्पशन कर लिया उसका, ठीक है। अब ये वाला जो ऋण है ये खराब माना जाएगा, क्योंकि ये इन्फ्लेशनरी तो होगा। एक तो इसने इन्फ्लेशन लेके आ दी, ऊपर से इसने मेरे ऊपर लायबिलिटी फिक्स कर दी, लायबिलिटी बढ़ गई। लेकिन मैं क्या करूं, ये नेगेटिव माना जाता है, इसको अर्थव्यवस्था नहीं मानती। अर्थव्यवस्था ये मानती है कि एक व्यक्ति बुद्धिजीवी है, अगर वो ऋण लेगा तो उस ऋण को वो लेकर उत्पादनकारी कार्यों में लगाएगा। घी नहीं पिएगा वो उससे कोई ऐसी फैक्ट्री लगाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे उसका उत्पादन बढ़ सके। तो ऋण लिया और उत्पादन बढ़ा दिया हमने, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई तो ऑब्वियस सी बात है आय बढ़ी जानी है, हाँ या ना। पहले मेरे पास मैं किसी तरीके का कोई उत्पादन नहीं करता था, बाद में मैंने कोई उत्पादन करना शुरू कर दिया, मेरी आय बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? मैं आय बढ़ी तो मैं क्या करूंगा, उसे रीपे कर दूंगा, लोन को, लायबिलिटी को अपनी दूर कर दूंगा। क्लियर है नहीं? तो ऐसा ऋण अर्थव्यवस्था में, अब आय बढ़ गई, आय बढ़ गई, मांग बढ़ गई, है ना। मांग बढ़ गई तो ऑब्वियसली बात है उत्पादन बढ़ जाएगा, अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकल जाएगी। लेकिन इसमें इस वाली कॉन्सेप्ट को मानेंगे, जो वो वाली जो आप मुझे बता रहे हो आती वो भी है, लेकिन उसे माना नहीं जाता। इसे कहते हैं फिजिसिस्ट अप्रोच या मटेरियलिस्टिक अप्रोच, नकारात्मक मानी जाती है ये। कोई ऋण लेके घी नहीं पिएगा। वो तब नेगेटिव कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग देखें, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में नहीं, ठीक है ना। भाई अगर कोई उत्पादन कर बढ़ाएगा और उसकी आय बढ़ेगी तो वो चोरी क्यों करेगा? हम तो यही देख रहे हैं ना, उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी। ऋण लेके अगर कोई घी पी रहा है तब तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब चीजें बढ़ेंगी। ये नैतिक एस्पेक्ट होगा समाज का, ये मॉरल एस्पेक्ट है, ये एथिकल एस्पेक्ट है सोसाइटी का, कि वो सोसाइटी किस तरीके से प्रिवेल करती है, वो सोसाइटी किस तरीके से, ये इसके ऊपर जो तुम ये चर्चा, ये एथिकल एस्पेक्ट के ऊपर ना, इसी के ऊपर पिछली बार का 2019 का नोबेल मिला है, ये बैनर्जी सर को जो मिला है, जो बैनर्जी सर को नोबेल मिला है वो इसी एस्पेक्ट के ऊपर मिला है, एथिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसमें, अगला पॉइंट लिखना, प्रतिगामी कराधान नीति। यहां तक बात सबको समझ में आ गई थी? नेक्स्ट लिखना, हाँ जी, एक लिखो, पहले एक बात लिखो फिर बताना। हाँ, प्रतिगामी कराधान नीति, प्रतिगामी कराधान नीति, ठीक है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेट्रो टैक्स पॉलिसी, रेट्रो, RETRO, रेट्रो, या पूरी फुल फॉर्म होती है रेट्रोग्रेड टैक्स पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में रेट्रो लिख देते हैं, रेट्रो टैक्स पॉलिसी, ठीक है। देखो ये क्या होती है, दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एक होते हैं वाइट गुड्स, ठीक है। वाइट गुड्स वो होती हैं सामान्यतः जिनकी मांग अर्थव्यवस्था में मध्य वर्ग या उच्च मध्य वर्ग के द्वारा आती है, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी या कुछ और बढ़िया वाली LED, LCD जो महंगे महंगे वाले होते हैं, इनको हम लोग वाइट गुड्स कहेंगे। सामान्यतः ये देखने में मिलता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु के दाम बढ़ते चले जाते हैं वैसे ही वैसे उस पर टैक्स की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, GST उसके ऊपर बढ़ता चला जाएगा, कुछ के ऊपर 5 होगा, कुछ के ऊपर 12, कुछ के ऊपर इस तरीके से। एक दूसरा है, ये तो हुआ इनडायरेक्ट टैक्स, एक दूसरा है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स लोगों के ऊपर लगता है, जैसे इनकम टैक्स सीधे तौर पर, जब कोई टैक्स सीधे तौर पर किसी व्यक्ति के ऊपर लग रहा हो और उसी को वो पे करना हो तब उसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स सबके ऊपर समान रूप से लगेगा। जैसे साबुन है, साबुन के ऊपर
इनडायरेक्ट टैक्स समान है, चाहे उसे रिक्शा वाला खरीदे या अंबानी खरीदे, बराबर दोनों को पे करना पड़ेगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होगा वो अलग होगा। इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग इनकम टैक्स का उदाहरण लेते हैं। आय, हाँ डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स का उदाहरण लेते हैं। मान लो आय कर है, आयकर आय के बढ़ने के हिसाब से लगेगा। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ेगी वैसे ही वैसे उसके ऊपर कर लगता चला जाएगा। अब दो तरीके के कर हो सकते हैं, एक प्रतिगामी रेट्रो और एक होते हैं अनुगामी प्रोग्रेसिव। रेट्रो कब होंगे? जब आय बढ़ने के साथ कर की दर कम हो, तब इसको कहेंगे प्रतिगामी कर, रेट्रो टैक्स। जब आय बढ़ने के साथ, जब आय बढ़ने, क्या रेट्रो था ना, आय बढ़ने के साथ हाँ टैक्स की रेट कम हो, और एक कहेंगे अनुगामी, जब आय बढ़ने के साथ टैक्स की रेट बढ़ती चली जाए। एग्जांपल समझो, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, जैसे ही आय 10 लाख हो गई टैक्स बढ़ के 5%, जैसे ही आय 20 लाख हो गई टैक्स बढ़ के 10%, जैसे ही 30 लाख टैक्स 25-30। तो जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स बढ़ रहा है। इसे कहेंगे अनुगामी प्रोग्रेसिव टैक्स रेट या प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी। समझ में आ गया? इसका उल्टा होगा प्रतिगामी। ठीक है, 20 लाख पर 5%, क्लियर है? उससे कम और कम, उससे कम तो और कम, मतलब उससे कम तो और कम, इस तरीके से घटती चली जाएगी। ये बात समझ में आ गई, प्रतिगामी और अनुगामी कर। चलिए, हाँ अब पूछो, क्या पूछ रहे थे? हैं? करने दो तो क्या है, क्या नुकसान होगा? बना देंगे घर, देखो सड़क टूट गई फिर बना देंगे सड़क, क्या हो गया? ओवरऑल देखो, इस बात को ऐसे समझो, हमारा मकसद ये थोड़ी ना था कि युद्ध ना हो, हमारा तो मकसद था युद्ध हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? ऑब्जेक्टिव ये था कि मनी सप्लाई बढ़ जाए इकोनॉमी में। मनी सप्लाई कैसे बढ़े? बड़ा सिंपल सा तरीका, युद्ध कर लो। ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, वो हमें मारेंगे, हम उन्हें मारेंगे। मान लो उन्होंने, युद्ध बंद हो गया और यहां पर फिर से रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगी, फिर से रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो सरकार क्या करेगी? फिर से नोट छाप के लोगों को देगी। तो ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव तो हमारे पूरे हो रहे हैं ना, मनी सप्लाई तो बढ़ी गई है, इसीलिए तो युद्ध लड़ा था। इसलिए लोगों का यह मानना है कि छुटपुट झगड़े देशों के बीच में चलते रहने चाहिए। अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था, इस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति जो देखने को मिलती है, उसका कारण एक ये भी है कि बहुत दिन से कोई युद्ध नहीं हुआ है। इसलिए छोटी मोटी झड़पें होती रहनी चाहिए, ऐसा मानना है कुछ अर्थशास्त्रियों का, जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था में, अब ट्रंप से थी थोड़ी उम्मीद, लेकिन वो भी डोनाल्ड डक, ये डोनाल्ड ट्रंप, ट्रंप नाम था, डक नाम था। बालों को देख के तो ऐसे लगता है डक वक टाइप का था। उससे पूरी उम्मीद थी मुझे, मैंने कहा ये तो कुछ ना कुछ करेगा जरूर, वो आदमी इस किस्म का था। पता नहीं उसकी प्रजाति कौन सी थी। बड़े किस्से हैं उस आदमी के। जर्मनी गया पहली बार, यूरोपीय यूनियन की समिट थी, तो एंजेला मर्केल के हाथ पकड़ के उसने, और छोड़े ही ना, और एंजेला मर्केल उसे छुड़ा रही उससे, और वो उसके हाथ पकड़ के छोड़े ना। वो पूरा जो सीन था वो सबने देखा टीवी पर, उसे जबरदस्ती छुड़ाया एंजेला मर्केल ने उससे हाथ। और बाद में जर्मनी ने विरोध भी व्यक्त किया इस बात को लेकर कि ये कौन सा बिहेवियर डिप्लोमेटिक लेवल पर, कि तो ऐसा वो आदमी था। चलिए नेक्स्ट, अगली है इसमें, अगला लिखना है इसमें, प्रशुल्क एवं व्यापार नीति। प्रशुल्क एवं व्यापार नीति, एक्सप्लेन करो इसे।
चलो पहले ये लिखो जरा, प्रशुल्क व्यापार नीति, एक्साइज एंड ट्रेड पॉलिसी, एक्साइज एंड ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, हाँ जी। उतना कम होगा, प्रतिगामी में कम होगा, बढ़ेगा। आय बढ़ने के साथ साथ प्रोग्रेसिव में बढ़ता है और रेट्रो में घटता है। ठीक है, देखो जैसे इसमें ये करो, मान लो 20 लाख रुपए किसी के पास आय है, 20 से उसकी आय 30 लाख हो गई, तो जब 20 लाख रुपए उसकी आय थी तब तो मान लो उसके ऊपर 5% का टैक्स था। रेट्रो का उदाहरण दे रहा हूं, प्रतिगामी का। और जब आय 30 लाख हुई तब मान लो उसके पास टैक्स घटकर रह गया 2% का। तो 20 लाख पे 5 था, 30 लाख पे 2 रह गया। अब उसके पास ज्यादा पैसे होंगे नहीं होंगे खर्च करने के लिए? एक्स्ट्रा मनी होगी नहीं होगी? हाँ या ना बताइए। जब एक्स्ट्रा मनी होगी तो ज्यादा खर्च करेगा नहीं करेगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगी नहीं बाजार में? क्लियर है ना? अब भी कोई कंफ्यूजन है? फिर बताऊं? क्या करा था? हाँ, टैक्सेशन लॉ निकाले थे। देखो, हाँ ये, हाँ उसमें सरकार ने ये किया, शायद इसमें कुछ नियम ऐसे किए हैं कि टैक्सेशन का जो लेने की पॉलिसी है, टैक्स भरने की जो प्रक्रिया है उसको कुछ आसान कर दिया है सरकार ने। टैक्सेशन पॉलिसी को, प्रोसीजर को आसान बनाया है। बदलाव उसमें कुछ नहीं किया। बदलाव तो केवल पिछले वाले बजट में यही था शायद कि इस वाले बजट से जो शायद पिछले वाला बजट आया था, 5 लाख रुपए तक की जो इनकम थी उसको 0% कर दिया था, टैक्स फ्री कर दिया था। अगर किसी व्यक्ति का पर एनम 5 लाख रुपए इनकम है तो वो टैक्स फ्री है। 5 लाख रुपए से ऊपर की जो इनकम होगी शायद उसमें 5% के दर से टैक्स लगेगा। हमारे यहां अभी भी प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है, रेट्रो नहीं है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे ही वैसे टैक्स हमारे यहां पर टैक्स रेट बढ़ती चली जाती है। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, HNI, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है इसीलिए। ठीक है, और कोई क्वेरी? चलिए अब इसको देखो, कौन सी है प्रशुल्क नीति, व्यापार नीति। स्थिति कौन सी है? मंदी की, हाँ या ना? मंदी की स्थिति है। मंदी की स्थिति का मतलब क्या हुआ? उत्पादन देश में, इसका मतलब ज्यादा है, मांग कम है। क्या करें? एक्सपोर्ट बढ़ा दें। ठीक है, अब एक्सपोर्ट कब बढ़े? जब उत्पादों के ऊपर जो शुल्क है वो कम हो जाए, एक्साइज ड्यूटी कम लगे, हाँ या ना? अगर एक्साइज ड्यूटी हमारे उत्पाद के ऊपर कम लगेगी तो हमारे उत्पाद विदेशों में सस्ते हो जाएंगे, मांग बढ़ जाएगी नहीं, वहां पर एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा नहीं, मंदी की स्थिति दूर हो जाएगी नहीं? नहीं आया समझ में? शर्ट 100 रुपए की थी अमेरिका में, हमारे यहां टैक्स उसके ऊपर 5% था। हमने क्या किया कि अपने यहां 0% टैक्स कर दिया कि जब हम कोई वस्तु अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी उसके ऊपर। ठीक है, जब शर्ट 100 रुपए की थी तो इसका मतलब अब शर्ट 95 की पड़ेगी। क्लियर है ये बात? अमेरिका में तो उतने की रहेगी नहीं, मान लो $1 की थी वहां पहले, अभी भी वो $1 की बिकनी है। अब हमें कितना फायदा हो गया? सीधे तौर पर 5 रुपए का फायदा हो गया एक शर्ट एक्सपोर्ट करने पर। जब एक एक्सपोर्टर को 5 रुपए का फायदा है तो वो क्या कर सकता है? अमेरिका में अपने उस शर्ट के दाम घटा भी सकता है थोड़े बहुत। अगर थोड़ी बहुत घटा देगा, वहां मंदी हो जाएगी, मंदी हो जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। जो एक्स्ट्रा उत्पादन है वो यहां से निकल के विदेशों में चला जाएगा। चीनी का उत्पादन बढ़ गया, बढ़ गया नहीं बढ़ गया? सरकार ने क्या किया? ना केवल एक्सपोर्ट की जो ड्यूटी थी उसको 0 कर दिया, बल्कि इंसेंटिव भी देना शुरू किया मिलों को कि आप एक काम करिए, आप इतना एक्सपोर्ट करिए, हम आपको इतने पर क्विंटल के हिसाब से और इंसेंटिव देंगे। मिल मालिक ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? बताओ।
ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो मंदी की स्थिति दूर हो जाएगी? नहीं, जो एक्स्ट्रा चीनी थी बाजार से वो एब्जॉर्ब होके बाहर चली जाएगी, विदेशों में चली जाएगी, मंदी की स्थिति दूर हो जाएगी। यही है प्रशुल्क और जो व्यापार नीति, ट्रेड पॉलिसी, इसी को कहते हैं। आ गया समझ में? अच्छा, देखो सीधी सी बात है, जब हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो इंपोर्ट घटाने की भी कोशिश करनी पड़ेगी मंदी को दूर करने के लिए। क्योंकि मंदी किस लिए है? मंदी इसलिए है क्योंकि यहां उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है। आज तो उत्पादन बहुत ज्यादा है, अगर यहां इंपोर्ट और होने शुरू हो जाए या इंपोर्ट भी यहां पर उतना ही रहे तो कोई फायदा होगा एक्सपोर्ट करने का? तो जहां एक तरफ एक्सपोर्ट के ऊपर तो एक्साइज ड्यूटी वगैरह कम करनी पड़ेगी, वहां इंपोर्ट के ऊपर उसे बढ़ाना पड़ेगा, मंदी दूर हो जाएगी। क्योंकि बाहर से सामान आएगा नहीं, यहां से सामान बाहर जाएगा और उत्पादन जो है एक्स्ट्रा वो सामान्य हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट लिखना। ये इतने ही काफी हैं, आप इतने ही देख लीजिए, ये बातें सब समझ में आ गई होंगी। ये मंदी के लिए थी, महंगाई के लिए इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो आप इसमें नेक्स्ट लिख लीजिए। अच्छा, ये तो हुआ सरकार की नीतियों की घोषणा। इसमें कुछ और चीजें लिख लीजिए। मंदी को नियंत्रित करने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मंदी को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले राजकोषीय उपाय, द फिस्कल मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट to mitigate the deflation. Fiscal measure to mitigate the deflation. ठीक है? अब मुझे आपसे सवाल है, देखो सरकार दो तरीके से किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई को बढ़ाती है या उसे कम करती है, दो माध्यमों से। एक तो बजट के माध्यम से, सरकार जब बजट बनाती है, देखो सरकार का बजट इस समय भारत सरकार का लगभग 25 लाख करोड़ के आसपास का होता है एक साल का, 25 से 30 लाख करोड़ के आसपास का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 25 से 30 लाख करोड़ रुपया एक तरफ, इस तरफ से इस तरफ होगा, मोबिलाइज करेगा। सरकार क्या कर सकती है, जिस क्षेत्र में भी मंदी की स्थिति है उसी क्षेत्र में ज्यादा चैनलाइज कर दे उस रुपए को, मांग बढ़ जाएगी नहीं उस क्षेत्र में ही। जैसे ऐसा समझिए कि अगर मंदी की स्थिति है सरकार यहां भारत में और उसे मांग बढ़ानी है, अगर सरकार और मंदी, देखो तेजी से मांग बढ़ती है अगर सरकार पैसा दे निम्न वर्गीय लोगों को। सरकार अगर पैसा दे किसी पैसे वाले को, तब क्या मांग बढ़ेगी तेजी से? बताओ, बढ़ेगी? वो तो उसे और फिर बैंक में जमा करेगा, वो करेगा क्या उसको, उसके पास पहले से ही उतना है। मांग कब बढ़ेगी? जब पैसा उसे दिया जाए जिसके पास नहीं है, क्योंकि उसके पास नहीं है वो तुरंत से क्या करेगा, अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदेगा, स्पेशली फूड आर्टिकल्स को खरीदेगा। तो जब पैसा दिया जाता है सबसे निम्न व्यक्ति को समाज के, तब सीधे तौर पर वो मुद्रास्फीति होता है, मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। अब बताइए, सरकार जनधन खातों में 500 रुपए देगी नहीं देगी? फिर 2000 रुपए किसानों के खातों में देगी नहीं देगी? क्योंकि ये कौन वर्ग है? समाज का सबसे निम्न वर्ग है। स्फीतिक होगा नहीं होगा? ये इन्फ्लेशनरी होगा नहीं होगा? एक तरीका कि सामाजिक जो उपयोगिताएं हैं या सामाजिक सुरक्षा के ऊपर या समाज कल्याण के ऊपर सरकार खर्चा बढ़ा दे, सीधे तौर पर तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ेगी या मंदी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा उपाय, देखो या तो पैसा आ जाए किसानों के हाथों में या आ जाए मजदूरों के हाथों में। मान लीजिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करती है,
सड़क बनाती है, रेलवे बनाती है, पोर्ट बनाती है, कुछ और करती है, हवाई जहाज, एयरपोर्ट, ये सब बनाती है। सीधे तौर पर पैसा किसके हाथ में आएगा? मजदूरों के हाथ में। तुरंत मांग बढ़ जाएगी? नहीं। इसलिए अगर तेजी से मांग बढ़ानी हो तो सरकार क्या करे? बजट में वो या तो सामाजिक अवस्थापना के ऊपर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा बढ़ा दे, या ऐसी स्कीमों में पैसा ज्यादा खर्च करे जो सीधे तौर पर समाज कल्याण से जुड़ी हुई है या निम्न वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए है। दूसरा, वो पैसा खर्च करे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, सड़कें बना दे, पुल बना दे, रेलवे बना दे। पैसा सीधे तौर पर लोगों के हाथ में जाएगा, एक निम्न वर्ग के लोगों के हाथ में, और वो उसको यूज करना शुरू कर देंगे और बाजार में आएगा, मांग बढ़ जाएगी। इसका मतलब, ओवरऑल ये केवल एक एग्जांपल था, इसका मतलब ये हुआ दो तरीके होते हैं, दो ऑकेजन होते हैं सरकार के पास मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के। एक तो बजट, और एक दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई हर दूसरे महीने आजकल इशू करता है, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में ही आरबीआई अपनी जो क्रेडिट पॉलिसी है उसे डिसाइड करता है कि बैंक रेट को कितना रखना है, रेपो रेट को कितना रखना है, रिवर्स रेपो रेट को कितना रखना है, उसको घटाना है, उसे बढ़ाना है या नहीं। ये सब वो करता है हर 2 महीने के समय, हर 2 महीने के बाद। पहले 6 महीने 3 महीने में करता था, लेकिन अब हर 2 महीने बाद करता है। देख लेता है कि क्या स्थिति है इकोनॉमी की। अगर मंदी की स्थिति है तो रेपो रिवर्स रेपो रेट को घटा देगा, महंगाई की स्थिति है तो इन्हें बढ़ा देता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? लेकिन आरबीआई का स्कोप कम होता है। आरबीआई हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी का स्कोप कम होगा, बजटरी पॉलिसी का स्कोप हमेशा अर्थव्यवस्था में ज्यादा मिलेगा। कारण, सरकार का बजट बहुत बड़ा होता है, 25 से 30 लाख करोड़ रुपए मोबिलाइज करेंगे। और अगर रेपो रिवर्स रेपो रेट अप डाउन कर हो रही है, यानी आरबीआई के पास जो टूल है वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर अर्थव्यवस्था में मनी को मोबिलाइज नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा 3 लाख 4 लाख करोड़ के हिसाब से। और वहां पर 20 से 25 लाख करोड़ या 30 लाख करोड़ रुपए मोबिलाइज होने होंगे। तो अब मुझे बताइए कि बजटरी पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव होंगी या मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव होंगी महंगाई मंदी को कंट्रोल करने के लिए? है बजटरी होंगी, क्योंकि बजटरी पॉलिसी ज्यादा बड़ी होती है मॉनेटरी पॉलिसी से। क्लियर है? इसका मतलब बजट सरकार का एक लॉन्ग टर्म की स्थिति को देखते हुए बनाया जाता होगा। सरकार को यह अंदेशा होगा, इसीलिए तो आर्थिक समीक्षा आती है सबसे पहले, इकोनॉमिक सर्वे सरकार देती है कि ये स्थिति इस समय इकोनॉमी की ऐसी है, आने वाले समय में ऐसी होने की संभावना है, और फिर उस हिसाब से वो बजट एलोकेशन निर्धारित करती है कि चूंकि इस सेक्टर में हो सकता है आने वाले समय में मंदी की स्थिति हो, तो सरकार उसमें अपना खर्चा बढ़ा देती है, बजट एलोकेशन उसकी बढ़ा देती है। ठीक है, जैसे इस साल के बजट में सरकार ने क्या किया, क्योंकि पैंडेमिक की स्थिति थी, तो मनरेगा के ऊपर खर्चा बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी सरकार? हाँ या ना? बजट एलोकेशन बढ़ गई थी, 78,000 करोड़ रुपए पहली बार इतना बजट मनरेगा के लिए दिया गया सरकार के द्वारा। क्लियर है ये बात? अब समझ जाओगे ना बजट देख के सरकार क्यों कर रही होगी, कैसा कर रही होगी, समझ में आ जाएगा अब सब। बस ध्यान से पढ़ना, मेरी एक एक बात को याद रखना, बजट सब समझ में आता चला जाएगा, बहुत ज्यादा परेशानी होगी नहीं। तो दो स्थिति बनी महंगाई और मंदी को नियंत्रित करने के लिए, एक स्थिति बनी बजटरी पॉलिसी, एक दूसरी स्थिति बनती है मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो आप अगले पॉइंट से लिखना, सामान्यतः अर्थव्यवस्था में महंगाई अथवा मंदी को दूर करने के लिए, सरकार के पास दो प्रकार की नीतियां पाई जाती हैं या होती हैं। सरकार के पास दो प्रकार की नीतियां होती हैं। टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन एन इकोनॉमी, government has two type of policies. पहला, फर्स्ट,
बजटरी नीति, बजटरी नीति, बजटरी पॉलिसी, या इसी को राजकोषीय नीति भी कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं इसको, ब्रैकेट में लिख लीजिए राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, इसके आगे लिखना डैश करके। देखो ये दीर्घकालिक होती है नहीं होती, हाँ या ना? बजट तो इस बार आया तो अगले साल ही आएगा, एक या बीच में भी आता रहता है, एक ही बार आएगा। तो इसका मतलब ये उपाय दीर्घकालिक होता है। तो लिख लीजिए सरकार की यह नीति अर्थव्यवस्था में संतुलन लाने का, अर्थव्यवस्था में संतुलन लाने का दीर्घकालिक उपाय होता है, दीर्घकालिक उपाय होता है। जनरली इट वुड बी द लॉन्ग टर्म, generally it would be the long term measure of government, long term measure of government to bring stability in economy, stability in an economy। ठीक है, अब इसमें दूसरा लिखना, दूसरी होती है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। ये शॉर्ट टर्म होती है क्योंकि हर दूसरे महीने आरबीआई से जारी कर सकता है, तो ये शॉर्ट टर्म होती है। तो लिख लीजिए मौद्रिक नीति, यह अल्पकालिक होती है, यह अल्पकालिक होती है, इट इज ऑफ शॉर्ट टर्म तथा इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर आंशिक ही रहता है, तथा इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर आंशिक ही रहता है। एंड इट्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी वुड बी पार्शियल। ठीक है, देखो पार्शियल क्यों रहेगा, जैसा कि रितिका का सवाल था, भाई मैं लोन लूं तो क्या जरूरी है मैं खर्ची कर दूंगा उसे या उत्पादनकारी कार्यों में ही लगाऊंगा? या मान लो अगर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट अगर आरबीआई कम ही कर देता है या बैंक अपनी दरें कम ही कर देता है क्रेडिट लेने की, तो कि इस बात की क्या गारंटी है कि लोग लेंगे ही लोन बैंकों से? कोई गारंटी है? मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है, कोई अपना धन क्यों फंसाना चाहेगा? क्यों कोई उत्पादन काम में उसको लगाना चाहेगा? कोई क्यों फैक्ट्री लगाएगा? नहीं भाई, जब पहले ही मांग नहीं है तो वो लोन लेके दूसरी फैक्ट्री क्यों लगाएगा? बताइए, तो जरूरी तो नहीं है उत्पादन बढ़ जाएगा? बताओ, क्लियर है? नहीं। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी जनरली इसका इफेक्ट पार्शियली रहता है, करती तो है अर्थव्यवस्था में, मनी सप्लाई को बढ़ा तो देती है, मांग तो जनरेट हो ही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं बड़ी तेजी से जनरेट हो जाएगी एकदम से। लेकिन जो बजटरी पॉलिसी है वो सरकार की वो मांग को बढ़ा देती है, वो तेजी से भी बढ़ा सकती है। जैसे आपने देखा होगा जब बजट आता है शाम तक ही शेयर बाजार या तो बहुत तेजी से ऊपर उठेगा या बहुत तेजी से नीचे चला जाएगा, स्थिति बनती है नहीं ऐसे, ये ही स्थिति है उसकी। तो आप इसमें चाहे लिख लो चाहे जैसे भी आप कर लो कि बजटरी पॉलिसी या बजटरी नीति अर्थव्यवस्था में स्थायित्व को अधिक तेजी के साथ लेकर आती है, अर्थव्यवस्था में स्थायित्व को अधिक तेजी के साथ लेकर आती है। द बजटरी पॉलिसी ब्रिंग द स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी फास्टली। ठीक है, देखो पहले वाले में तो हमने क्या देखा था, मंदी को कैसे दूर करें ये देखा था ना। अभी जो आपने पहले लिखा तो ये देखा था ना, उसमें मंदी को दूर करने के उपाय लिखे थे ना। अब ये देख लेते हैं महंगाई को कैसे दूर करा जाए। क्लियर है? तो अब दूसरा लिख लीजिए। हाँ,
किस कंट्री में? हम लगा देंगे अपनी में, चिंता मत करो तुम, महंगाई आने दो। कंट्री से मतलब नहीं है इसमें, किस में पाई जाए, ये तो किसी में भी आ सकती है, डिपेंड करेगा ये। ठीक है, ये डिपेंड करेगा, महंगाई की मंदी की स्थिति के हिसाब से डिपेंड करेगा। है, देखो उसमें किस में लिखवाई है मैंने, रेट्रो टैक्स पॉलिसी नहीं लिखवाई, प्रतिगामी कर नीति। अरे वो देखो तो सही, एक जगह लिखवाई है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या दूर करने के लिए लिखवाया, किस क्या दूर कर रहे थे हम, मंदी महंगाई, तो कहां पे लागू होगी, हैं? जहां पर मंदी पाई जाएगी। क्लियर हो गया, जिस देश में भी आ जाएगी वहीं लगा दो। ठीक है, अब महंगाई देख लेते हैं। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगले पॉइंट से लिखना, महंगाई को दूर करने के उपाय या महंगाई को नियंत्रित करने के उपाय, द मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। पहले तो मंदी को देख रहे थे, अब वैसे ही होंगे ये भी, बस दिमाग लगाना है। अब मुझे बताओ, अगर सरकार अपना खर्चा बढ़ाती है तो महंगाई आएगी या मंदी आएगी? अगर सरकार अपना खर्चा बढ़ाती है तो महंगाई की स्थिति बनेगी या मंदी की? सरकार ज्यादा पैसा खर्च करे समाज कल्याण की योजनाओं पे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर, कुछ और काम करने में, तो महंगाई आएगी मंदी आएगी? महंगाई आएगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं महंगाई को नियंत्रित। तो क्या कहेंगे सरकार से कि भाई अपना खर्चा कम करो, यानी सार्वजनिक व्यय के ऊपर अगर नियंत्रित कर लिया जाए तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो लिख लो इसमें, सार्वजनिक व्यय का नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय का नियंत्रण या सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, द कंट्रोल ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सही है। नेक्स्ट, पहले में कैसा टैक्स था, रेट्रो, इसमें कैसा होना चाहिए, प्रोग्रेसिव। तो लिख लीजिए प्रगतिशील करारोपण, प्रगतिशील करारोपण, प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, इंक्रीमेंट इन पब्लिक डेब्ट, इंक्रीमेंट इन पब्लिक डेब्ट। ये बात आई समझ में? देखो ऐसे समझो, सार्वजनिक ऋण का मतलब सरकार का ऋण, सरकार द्वारा लिया गया पैसा। ठीक है, सरकार किससे पैसा ले, देखो अगर पैसा लोगों के पास है और वो ज्यादा है तो क्या होगा, वो महंगाई को लेकर आएगा। अगर पैसा लोगों के पास से हटके सरकार के पास आ जाए तो महंगाई नियंत्रित हो जाएगी? नहीं, बताओ हो जाएगी? ले आए तो कैसे लाएं? सरकार सिक्योरिटी बेच दे अपनी गवर्नमेंट लोगों को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर सरकार लोगों को बेचे, लोगों से सरकार ये कहे कि ये कागज ले लो, 1 लाख रुपए निवेश करो, हम आपको 10% ब्याज देंगे इसके ऊपर, या 20% ब्याज देंगे इसके ऊपर। बाजार में ब्याज की रेट है 5%, तो लोग ज्यादा पैसा दे लगाएंगे नहीं सरकार की सिक्योरिटी में, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद लेंगे नहीं। लोगों से पैसा निकल के कहां जाएगा, सरकार के पास। मांग कम हो जाएगी? नहीं, महंगाई नियंत्रित। इसलिए सरकार क्या करे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचे लोगों को। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचती है
लोग खरीदते हैं, लोग खरीदते हैं, उसके बदले में क्या करते हैं, पैसा सरकार को दे देते हैं अपना। पैसा लोगों से निकल के कहां चला जाता है, सरकार के पास। महंगाई कम हो गई। इसी को कहते हैं सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना। तो ब्रैकेट में यहां पर लिख लीजिए, बाई सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये काम करती है इस तरीके से, बाई सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर। क्लियर है? जब आएगा देखा जाएगा, अभी तो कर लो। वो मंदी हो, जब मंदी की स्थिति आएगी ना, जब क्या करेगी सरकार, खरीद लेगी फिर अपनी सिक्योरिटी। जब मंदी आए तो सरकार क्या करती है, मंदी की स्थिति में अपनी सिक्योरिटी खरीद ले वो। तो क्या होगा, सरकार के लोगों के पास पैसा आ जाएगा, लोगों के पास आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? भाई मैंने 100 रुपए आपसे लिए और आपसे ये कहा कि एक साल बाद आपको 110 दे दूंगा, तो जब एक साल पूरे हो जाएंगे तो आपको 110 देने पड़ेंगे। या बीच में ही मुझे ऐसा लगता है यार मंदी आ रही है, तो मैं कहूं भाई ठीक है, एक काम करो 9 महीने पहले ले लो, आप 110 दूंगा आपको, आपके पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा होगा, आप महंगाई लेके आओगे। तो सीधी सी बात है, जब मंदी की स्थिति होती है तो सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करती है, खरीद लेती है। मंदी की स्थिति में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब खरीदती है वापस, तो लोगों को उसके बदले में क्या करती है, पैसा देती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का खरीदना हमेशा मनी सप्लाई को बढ़ाता है, जबकि बेचना मनी सप्लाई को कम करता है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची जाती है तो सार्वजनिक ऋण में वृद्धि हो जाती है, जब खरीदी जाती है तो सार्वजनिक ऋण में कमी आ जाती है। हाँ या ना? क्लियर है बात? क्रिस्टल क्लियर? हाँ जी बताओ। बॉन्ड में एक ही बात है लगभग, एक गवर्नमेंट बॉन्ड, डिबेंचर, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक फॉर्म है ये। मैं कैपिटल मार्केट में आपको इन्हें और डीपली समझा दूंगा, ठीक है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक बड़ा खाना, बॉन्ड और डिबेंचर उसका एक टाइप, ठीक है? जैसे आप वो देखते हो ना, किसान विकास पत्र, केवीपी होती है, नहीं केवीपी, डाकखाने बेचते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो होता है। आप जो सरकारी जो डाकखाने की जो योजनाएं हैं, आप उनमें अगर पैसा लगाते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो बेचते हैं डाकखाने। तो क्या स्थिति होती है, मान लो डाकखानों को अगर महंगाई की स्थिति है तो सरकार क्या करे, डाकखानों के माध्यम से ब्याज दर को बढ़वा दे, किसान विकास पत्र के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, कि आज अगर आप किसान विकास पत्र में निवेश करते हो तो आपको 10% का ब्याज दर मिलेगी। लोग केवीपी खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे? सरकार को पैसा देंगे, वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पैसा लोगों से निकल के सरकार के ऊपर आ जाएगा सार्वजनिक ऋण के रूप में। अच्छा, पब्लिक डेप्ट कौन से आर्टिकल में है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में सार्वजनिक ऋण है? अच्छा ये बताओ, सार्वजनिक खाता, पब्लिक अकाउंट कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में, कौन से में? नहीं कोई बात नहीं, वो तो कोई भी हो सकता। 280 नहीं, 280 में तो फाइनेंस कमीशन है। 267 में, ठीक है, 266 में कॉन्टिजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड, 267 में पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट हमेशा सरकार का होता है। तो जो भी पैसा आप डाकखाने वगैरह में जमा करते हो, सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जमा करते हो, वो सब का सब सरकार के पास चला जाता है पब्लिक अकाउंट में, सरकार उसे यूज करती है अपने बजट में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, बचतों को प्रोत्साहित करना, बचतों को प्रोत्साहित करना, टू प्रमोट द सेविंग्स, टू प्रमोट द सेविंग्स। अब बचत अगर प्रोत्साहित करनी हो तो कैसे की जाए, ब्याज दर बढ़ाकर। हाँ या ना बताइए? ब्याज दर बढ़ जाएंगी तो लोग पैसा ज्यादा बचाएंगे, खर्च करेंगे?
कोई बचाता है आप में से? करता है कोई सेविंग? क्या बात है, कैसी वाली, गुल्लक वाली? अच्छा, किस किस के पास गुल्लक है वो वाली जो? क्या बात है, वाह। अच्छा, ईमानदारी से सब हाथ उठाना, किस किस के पास गुल्लक है? अच्छा ये बताओ, कौन कौन सेविंग करता है, गुल्लक के बिना भी सेविंग करते हैं? पुरुषों की बजाय महिलाओं के हाथ ज्यादा ऊपर है, यही देखना था मुझे। लड़के तो, ये तो वैसे गलती लड़कों की नहीं है, तो छीनने में यकीन करते हैं। बचतों को सेविंग क्या पड़ोसी की भी मिल जाए। यही चेक करना था मुझे कि कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं। हाँ, काला धन। नहीं, ये टेंडेंसी, ये आपको प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। इसलिए इसलिए मैं आपको सही सीरियसली बताऊं। अच्छा एक और बात बताइए, आपको तो ये सब चीजें खैर अंदाजा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। कुछ लोगों का जिनका जिनका जिनको महिलाओं के बारे में जिनको गलत फहमी है। अच्छा ये बताओ, कितने लोग फीमेल के बारे में जानते हैं? अच्छा ये बताओ, कितने लोग अपने बारे में जानते हैं? अपने को कितने लोग जानते हैं? क्या बात है, वास्तव में जानते हो अपने को? जानते हो? अच्छा ये बताओ, कितने लोगों को गुस्सा आता है? दूसरे की बात से कितने लोगों को आ जाता है? सबको आ जाता है? हैं? कोई आपको गलत बोले, कितने लोग उसको लपेड़ेंगे? थप्पड़ नहीं बोलेंगे, क्यों झूठ बोलते हो? अरे देखो, ये तो सीधा सीधा सा झूठ बोला आपने। शायद आपको कुछ क्लू मिल गया। आप कहते हो आप खुद को जानते हो, मैं कहता हूं आप खुद को नहीं जानते। जो इंसान खुद को जान लेगा ना, वो तो भगवान बुद्ध हो जाएगा। वही तो थे जो खुद को जानते थे। हैं? ये जरूरी नहीं है। खुद को जानने का क्या मतलब है? केवल कैपेबिलिटीज को जानना खुद को जानना होता है? अच्छा वो चलो, कमियां और हमारी अच्छाइयां बुराइयां केवल ये पता चल गया तो हम खुद को जान गए? एक बार में बताओ कि क्या होता है खुद को जानना? खुद को जानने का मतलब एक और चीज होती है। एक चीज होती है, देखो जो लोग खुद को जानते हैं ना, वो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना जानते हैं। मैंने इसीलिए वो आपसे बात पूछी। आपको एक सामान्य व्यक्ति, एक बच्चा भी आपको गुस्सा दिला सकता है। आप अपने इमोशंस के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर हो। एक व्यक्ति दूसरा आपको रुला सकता है, आपको हंसा सकता है, हंसा सकता है नहीं हंसा सकता, रुला सकता है नहीं रुला सकता, हर्ट कर सकता है नहीं हर्ट कर सकता है। तो आप कहां अपने को जानते हो? अगर आप अपने को जानते हो तो अपने ऊपर नियंत्रण रखोगे? नहीं। कंट्रोल कर सकते हो नहीं खुद के ऊपर? मनुष्य की बात छोड़ दो, पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं खुद को जानता हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा अपने ऊपर नियंत्रण होगा नहीं होगा? अगर मैं अपने के ऊपर, खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता, तो क्या मैं खुद को जानता हूं? हाँ या ना?
अब बताओ मुझे कितने लोग खुद के ऊपर नियंत्रण रखते हैं? कोई चाहते हुए भी आपको गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई चाहते हुए भी आपको नहीं रुला सकता, कोई चाहते हुए भी आपको नहीं हंसा सकता, कोई नहीं है। इसलिए कोई नहीं जानता खुद को। आप अपनी हंसी के लिए, खुशी के लिए, दुख के लिए, रोने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर हो। एक छोटा सा व्यक्ति आपको गुस्सा के चला जाता है, एक वो कुछ गाली दे दे आपको, कुछ गलत बोल दे आपको, अच्छा अभी ये क्या है? इसका मतलब आपकी चाबी उसके हाथ में है। क्या उसके हाथ में चाबी है? उसने आपको एक अपशब्द बोला और आपने खुद से चिपका लिया। इसका मतलब यह हुआ कि आपने उसको तरजीह दे दी, प्रीफरेंस दे दी अपनी लाइफ में। किस बात की प्रीफरेंस दे दी? कि यार तेरे शब्द मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो मैंने अपने चिपका लिए अपने अंदर। अब मैं उबलूंगा और तुझे वापस करूंगा, इनको विद इंटरेस्ट वापस करूंगा, ब्याज सहित। तो कुछ लोगों की फिर पीएचडी होती है गालियां देने में ही, और इतनी शानदार गालियां देते हैं, वाह मजा आ जाता है। बिल्कुल वातावरण ऐसा खुशबूदार बन जाता है वहां पर, बड़ी भीनी भीनी खुशबू फिर दिखती है, बड़े समय तक दिखती है फिर। इसलिए अच्छा एक और बात चलो ये बात, इसका मतलब रिजल्टेंट ये हुआ कि आप अपने आप को नहीं जानते। जिस दिन ये वाली पोजीशन आ जाए ना कि आप अपने इमोशंस को लेके दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहो, उस दिन मानना कि आप अपने आप को जानते हो। खुशी, दुख, हर चीज आपके अपने अंदर है। कोई आपको क्यों परेशान कर सकता है? किसी में इतनी हिम्मत कि आपको परेशान कर सके? कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको परेशान कर सके? मैं समझता हूं फिर आप परिस्थितियों के गुलाम हो गए। और अगर आप किसी के गुलाम हो तो आप कहां जानते हो? आपका नियंत्रण ही नहीं है खुद के ऊपर। इसलिए खुद के ऊपर नियंत्रण करने की जरूरत है कि आप अपने जहन के ऊपर नियंत्रण, अपनी आत्मा के ऊपर नियंत्रण, अपने इमोशंस के ऊपर नियंत्रण, अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण। कुछ लोगों का तो मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, किसी ने कोई गलत बात बोल दी या कोई कुछ गलत हो गया, इतना ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, दिमाग में वो ऐसे चलती रहती है, दिमाग 4-5 दिन तक वो बात में चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, वो जाएगी नहीं जब तक कि ब्लड प्रेशर ना बढ़ा लें, एंजाइटी ना कर लें, कोई तोड़फोड़ ना मचा दें, जब तक उसको कहीं अंदर जो है उसको बाहर ना निकाल दें, तब तक वो अंदर ही रहेगी। और जैसे ही वो बाहर निकली फिर शांत, फिर लगेगा यार क्या मूर्खता कर रहे थे। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है, जनरली उन लोगों को गुस्सा गुस्सा आता था तो घर के सामान वामान फेंकने लगते थे। मतलब एक आध मेरे दोस्त थे, मैंने एक आध लड़कियों में चीज ज्यादा मिलती है कि वो, अब मैं आऊंगा वापस वहां पर भी, ये क्यों मिलती है उनमें ज्यादा, ये भी, और कैसे कंट्रोल करें ये भी बताऊंगा। देखो फिर उसके बाद ना उन्हें एहसास होता है, जैसे ही वो बाहर निकल गया उनका गुस्सा, तो उनको लगा कि यार ये मैं क्या कर रहा था या ये मैं क्या कर रही थी, तो मैं गलत था। देखो फीमेल में दो चीजें। पहले एक और सवाल, अच्छा मेल में ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस होती है या फीमेल ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट होती है? मेल ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, फीमेल होती हैं। हेलो, हाँ जी, मैं सर क्लास में हूं, मैं बाद में बात करता हूं। जी जी, हाँ जी। मेल ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट होती है, फीमेल? हैं? अच्छा ये बताओ, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते किसे हैं? तब पता चलेगा ना। अभी तो आपको ये लग रहा होगा पूछ क्या रहा है, ये तो बता, तभी तो बताएं होता क्या है। यही सोच रहे थे ना कि पहले ये तो बता होता क्या है ये। अच्छा सुनो, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है किसी के भावों को पहचानना, किसी के मन में क्या चल रहा है उसको पहचानना। फीमेल में ज्यादा होती है या मेल में? फीमेल में ज्यादा होती है। मेल तो पैदाइशी बेवकूफ होता है इस मामले में। हाँ ये रियलिटी है, बुरा मत मानना, लेकिन ये सच्चाई है। बेल टाइप के लोग होते हैं वो,
अरे मजाक नहीं कर रहा, बैलत्व का भाव ऐसा मिलेगा कुछ कुछ लोगों में आपको, स्पेशली मेल में ही, उनको कुछ पता ही नहीं होता आसपास क्या हो रहा है, बस हम हैं, और कुछ हो भी जाए ना तो ऐसे देखते हैं। अजीब किस्म के लोग होते हैं। खैर, इमोशनली इंटेलिजेंस आपको फीमेल में ज्यादा मिलेगा। फीमेल न केवल दूसरे के भावों को बड़ी आसानी से समझ सकती है। देखो बच्चा, एक एग्जांपल देता हूं, बच्चा पिता से ज्यादा पास मिलता है मां से। मां से क्यों? मां उसके भावों को सबसे ज्यादा, वो उसकी उस बात को भी समझ लेती है जो उसके दिमाग में चल रही होती है, या उसके जहन में जो बात होती है। पिता नहीं सुनता। पिता से पूछे तो वो कहेगा आ जा, पहले तू आ। आप बीमार हो जाओ, आप पिता को बताओ पापा बुखार हो रहा है, अच्छा दवाई ले ले। मां को बताओ मां बुखार हो रहा है, और वो जो करेगी ना उसके बाद, अब मेरा बच्चा और मेरी बच्ची बुखार कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये कर वो कर। पिता की तो बात इतने में ही खत्म हो जाती है। और वो भी मैं अच्छे पिताओं की बता रहा हूं। अगर कोई पिता एक अगले लेवल का है, मतलब मेल वो ऊपर के लेवल का है, बैलत्व का भाव ज्यादा है, तो जा तो क्या मैं क्या करूं, ले ले दवाई, डॉक्टर को दिखा। ये वाला भाव मां में वो भाव नहीं मिलेगा आपको किसी में भी। यही एक शानदार एग्जाम्पल है कि फीमेल में इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है मेल से। लेकिन दूसरा, इमोशंस को कंट्रोल कौन ज्यादा कर सकता है, मेल या फीमेल? मेल। हाँ, अपने कुछ मेलों को, मैं कुछ मेल ऐसे होते हैं, मैंने देखा है उन्हें, एक्सपीरियंस भी है मेरा ये, कि उनके जहन में क्या चल रहा होता है ना, कोई नहीं जान सकता। दुख है, सुख है, क्या भाव है, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल। मैंने देखा है लोग आंखों से पढ़ लेते हैं, दिमाग में क्या चल रहा है पहुंच जाता है उनके, आंखों में देख के आपकी वो बता देते हैं दिमाग में क्या चल रहा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप कितनी कोशिश कर लो, वो आपको अपने जहन में क्या चल रहा है उनके वो पढ़ने नहीं देंगे। उनका प्रोटेक्टिव लेयर जो इतनी मजबूत होती है कि आप उनके इमोशंस को नहीं पढ़ सकते, किस टाइप के इमोशंस हैं। इसलिए इमोशनल कंट्रोल की जो सिचुएशन है वो मेल में ज्यादा होती है। एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी डेथ में गए हो, महिलाएं कैसे रोती हैं, और सुनो, रोते रोते ही एक महिला कहेगी अरे मेरी चप्पल तो देख के ना बाहर। बिल्कुल ठीक। उसके बाद कोई आ जाए, फिर से हाँ, फिर शांत, फिर आपस में बात करेंगी, अरे उसके घर में ये हो रहा था, अरे उसके घर में ये हो रहा था, फिर से कोई और आ गया पता नहीं, और फिर से हाँ। मुझे तो बहुत हंसी आती है, इसलिए मैं नहीं जाता, क्योंकि पता चला लेने के देने पड़ गए। कोई कहेगा आया तो था, ये हमारे शौक व्यक्त करने हंस रहा है, बताओ कितना वाहियात किस्म का इंसान है। इसलिए मैं नहीं जाता, मुझे हंसी नहीं रुकती। तो ये वाला भाव। अच्छा, इंसान को देखा है, मेल को देखा है रोते हुए? रोते हैं लेकिन कम। एक और मैं आपको बात बताऊं, तो इमोशनल कंट्रोल किसमें ज्यादा मिला? महिलाओं, फीमेल मेल में, है ना। लेकिन सॉफ्ट कौन होता है दोनों में, मेल या फीमेल? फीमेल ज्यादा सॉफ्ट होती है, फीमेल ज्यादा सॉफ्ट होती है, मेल। मेल कौन कौन कह रहा है, प्रूव करके बताओ। मेल ज्यादा सॉफ्ट होता है, ज्यादा सॉफ्ट होता है तो रोता क्यों नहीं है? कितने लोगों को आपने मेल को रोते देखा? नहीं, अब अगर ऐसे में मिलेंगे ना तो बहुत कम मिलेंगे आपको। इस भाव वाले भी कि यार रो मत, बेइज्जती हो जाएगी, इस भाव वाले भी नहीं, तो ज्यादातर बेल टाइप के होते हैं।
हाँ मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मजाक नहीं कर रहा, आप इस चीज को देखना। इसलिए मेल जो होता है ना वो इसीलिए ज्यादा, क्योंकि इमोशंस को वो कंट्रोल कर लेता है, इसलिए वो रोता वोता ज्यादा नहीं है। इसलिए वो जो दिल से कठोर किस्म का व्यक्ति होता है, प्राणी जो होता है वो एक जो उसकी नेचर होती है वो कठोर टाइप की होती है। फीमेल की नेचर सॉफ्ट मिलेगी। साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, ये आपको पेपर 4 में काम आएगी। कुछ लोगों को ये लग रहा हो ना ये बकवास कर रहा है ना, ये पेपर 4 में काम आएगी। ये आपको इवन लवासना में भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन वहां ऐसे नहीं पढ़ाएंगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। वहां आएगा बोर्ड पे लिख के चला जाएगा, पढ़ते रहना। लवासना में भी आपको यही पढ़ना है, क्योंकि जिसने अगर जिंदगी में ग्रोथ करनी है ना, आपको वृद्धि लेनी है, इमोशनल इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस कोशेंट जिसको हम लोग कहते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट, वो केवल एक लेवल तक काम करता है। आपकी जो बुद्धिमत्ता है ना वो केवल एक लेवल तक काम करेगी, उसके बाद नहीं। उसके बाद जो काम आएगा ना वो इमोशनल इंटेलिजेंस ही काम आती है। इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कंट्रोल, दूसरे के भावों को समझ लेना और उन भावों को समझ के इस तरीके से व्यवहार करना जिससे उस व्यक्ति का सर्वोत्तम आपके साथ आ सके, बेस्ट निकल के आ सके, यही इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। और इसको कौन समझ सकता है? इसको वो समझ सकता है जो सबसे पहले खुद को जानता हो। इसीलिए मेरा पहला सवाल ये था, सामने वाले को जानने के लिए वही सामने वाले को जान सकता है अच्छा जो खुद को जानता हो। पहले जो खुद को ही नहीं जानता वो सामने वाले को क्या जानेगा? सही हूं गलत? अगर मैं अपने आप को नहीं जानता आपको क्या जानूंगा? आपको तो जानना और मुश्किल है, अपने को ही जानना आसान है। आज तक उसी को नहीं जान पाया तो किसी और को कैसे जान लूंगा? लेकिन लोग आपको बड़े कहते हुए मिलेंगे, मैं आपको जानता हूं, है ना? या लड़कियां भी कि वो मुझे सबसे अच्छा जानता है। कितनी वाहियात किस्म की बात है, वो खुद को ही नहीं जानता, आपको क्या जानेगा? इसलिए इस गलतफहमी में मत रहना। अच्छा, मेन चीज इसमें क्या आई निकल के, देखो, मेल आपको जो सॉफ्ट मिले वो मेल बेस्ट होगा, और जो फीमेल इमोशंस के लेवल पर बैलेंस हो वो फीमेल बेस्ट होगी। क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन में भी काम कर सकते हैं, ऐसी ऑड सिचुएशन में भी जब हर चीज उनके अगेंस्ट में हो। इसलिए ये एक आदर्श, एक आइडियल बैलेंस होता है। महिलाओं के लिए एक बात बताता हूं, मतलब लड़कियों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई, आपको कोई प्रस्ताव आए, स्वयंवर टाइप की कोई सिचुएशन हो, कई सारे हो, उसमें से चुनना हो भाई कौन सा है, तो सबसे ये पूछना बस एक ही सवाल, आपको पता चल जाएगा वो इंसान कैसा है। कुछ लड़कों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। केवल ये सवाल पूछना कि भाई ये बता दो लास्ट टाइम रोए कब थे। उससे केवल ये पूछना कि आखिरी बार कब रोए थे आप। वो कहे हम तो मेल हैं, अब क्यों रोएंगे, कभी बचपन में रोया होगा, अब कैसे, तो समझ लो ये बैल है। हाँ, एकदम स्टैम्प्ड बैल टाइप का आदमी है। ये अपने आप भी दुखी रहेगा सारी जिंदगी और हमें भी दुखी करेगा। इसका देखो, इसका मतलब क्या हो, जो आदमी रोया नहीं इसका मतलब उसमें इमोशंस नहीं। और कितना भी आप इमोशंस को कंट्रोल कर लो, लेकिन वो सामने नहीं रोएगा तो पीछे जरूर रोएगा। अगर आपको वो ये बता देता है ना कि रोया हूं ईमानदारी से, तब फिर इसका मतलब ये है कि वो विद इमोशन वाला इंसान है, इमोशन वाला इंसान है, वो इमोशंस उसके साथ है। इसका मतलब ये है कि वो आपके इमोशंस की भी कद्र करेगा, क्योंकि जिसके पास जो चीज होती है ना वो उसकी कद्र करता है, जिसके पास जो चीज नहीं होती वो उसकी कद्र भी नहीं करता। जिसके पास इमोशंस नहीं होंगे वो आपके इमोशंस की क्या कद्र करेगा।